जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर के डायरेक्ट सेगमेंट में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बदलता दौर के डायरेक्ट सेगमेंट में हम एक बेहद खास पर्सनैलिटी को बुलाते हैं अपनी कम्युनिटी की और उनसे तीखे सवाल करते हैं। और आज भी इन तीखे सवालों का दौर चलता रहेगा। हमें उम्मीद है कि हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो हमारे तमाम सवालों को रिप्लाई करेंगे और जो कंफ्यूजन है लिसनर्स की उसको दूर करेंगे। हम इस प्रोग्राम के माध्यम से ये क्लियर करना चाहते हैं, ज्यादातर प्रश्न हम वही लेते हैं जो हमें लिसनर सेंड करते हैं, जो लोगों से आते हैं, और हम उन सवालों को प्रमाणित नहीं मानते हैं। इसीलिए सीधे ही हम गेस्ट से बात करते हैं कि क्या वो सवाल सही हैं जो लगाए गए हैं या नहीं। आज की जो हमारे साथ पर्सनैलिटी है वो बेहद खास है। उन्होंने समाज के लिए बेहतरीन काम किया है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें तमाम अवार्ड मिले हैं। उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है, लुई ब्रेल मेडल भी उन्होंने जीता है। उन्होंने ग्रेजुएशन में संस्कृत में गोल्ड मेडल जीता है और अभी रिसेंटली 12 जून को ब्लाइंड मेंस एसोसिएशन पुणे की ओर से उनको ब्लाइंड मेंस एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। इस तारुफ से आप लोग जान गए होंगे आज हमारे साथ कौन है। इनकी जो पहचान है वो ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के जनरल सेक्रेटरी के रूप में है। इससे पहले कि हम इनसे बातचीत शुरू करें, मैं लिसनर्स को यहां बताना चाहता हूं, हमने लिसनर्स की रिक्वेस्ट पर नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड छत्तीसगढ़ के जनरल सेक्रेटरी विनोद टंडन जी को बुलाना चाहा था। हमने काफी रिक्वेस्ट की लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। He was completely afraid of our questions and the allegations labeled by the listeners. हमने BRTC वोकेशनल रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग सेंटर के भी डायरेक्टर को इनवाइट किया है और वहां भी वो हिचकिचा रहे हैं आने में। लेकिन बहुत सारी पर्सनैलिटीज जो आती हैं, जो समझती हैं कि उन्होंने वो काम नहीं किए जिसके लिए समाज बातें करता है और अपनी बातों को, डाउट को जो लोगों के है उसको दूर करने की समर्था रखते हैं। हमने तमाम पैनलिस्ट इस प्रोग्राम में बुलाए हैं और बहुत सारे लोगों ने आए हैं और लोगों के डाउट्स को डिस्पेल किया है। इसी तरह आज के जो चंद सवाल हैं जिस पर हम बात करेंगे, जिनका तारुफ मैं दे चुका हूं, हम वेलकम करते हैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड मिस्टर JL कोल जी का। कोल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम बदलता दौर में। शुक्रिया, बहुत बहुत जी। कोल सर, उम्मीद करते हैं कि आपकी हेल्थ बिल्कुल सही है और आज हम प्रोग्राम में आपसे कुछ इम्पोर्टेंट सवाल पूछेंगे। तो सबसे पहले कोल सर हम शुरू करते हैं कि अक्टूबर में आपकी कॉन्फ्रेंस हो रही है हैदराबाद में और दो स्कीम जो अभी AICB ने जो घोषित की है, डिक्लेयर की है, जो लड़कियों को, कॉलेज गोइंग जो लड़कियां हैं उनको लैपटॉप के लिए और स्कॉलरशिप के लिए। तो थोड़ा सा हमें उस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएं और लिसनर्स को थोड़ा सा ये स्कॉलरशिप के बारे में बताएं। देखिए, हमारी 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को राइट टू एजुकेशन एक्ट पर एक नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस हो रही है और इसी दौरान हमारी जनरल असेंबली भी होगी 11 तारीख की सुबह को और 13 तारीख पूरा दिन। तो ये इसमें जो हिंदुस्तान के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं एजुकेशन में वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारे लगभग 25 ऑर्गेनाइजेशंस जो हमसे जुड़ी हुई हैं और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस भी, नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस भी, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये एक अच्छी शुरुआत होगी क्योंकि इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो अमेंडमेंट्स राइट टू एजुकेशन एक्ट में हुई थी और जिनसे उम्मीद की जाती थी कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स जो हैं और जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं
उन बच्चों तक जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी मेन स्ट्रीम स्कूल्स में, वो कहां तक पहुंच पा रही जी। तो ये इसके लिए हमने अपने एफिलिएट्स को भी एक जिम्मेदारी सौंपी है कि वो अपने अपने स्टेट में कम से कम 10-10 स्कूलों का डिफरेंट एरियाज में चेकअप करें, देखें जाकर, और वहां पर जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे पढ़ रहे हैं उनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं, क्या नहीं मिल रही है, ये देखने की कोशिश करें। और फिर एक प्रेजेंटेशन 12 तारीख को 5-7 मिनट का हर एक रिप्रेजेंटेटिव करेगा। तो ये तो कॉन्फ्रेंस के बारे में संक्षेप में है। बाकी आप जो स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप की बात कर रहे हैं, ये हम आज से नहीं लेडीज के लिए, बल्कि हम ये 2001 से कर रहे हैं। और हम हर साल लेडीज को जो बीए में 60% से अबव होती हैं और जो एमए में जिन्होंने पिछली क्लास में 55% के लगभग नंबर लिए होते हैं, उनको हम स्कॉलरशिप्स देते हैं और इस साल भी देंगे। लास्ट ईयर हमने 175 लड़कियों को इस तरह के स्कॉलरशिप दिए थे। और लैपटॉप का जहां तक सवाल है, ये भी हम लगातार देते रहते हैं हर साल। इस साल अभी तक हम 15 लैपटॉप दे चुके हैं और अभी और देने हैं, जिसके लिए हमने एप्लीकेशंस वगैरह मंगाई। तो सर, इसमें कई स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें आपने लिखा हुआ है कि इन कुछ स्टेट्स के लोगों को, लड़कियों को नहीं दिए जाएंगे, तो वो ऐसा क्यों है, कुछ थोड़ा सा बताएंगे? ऐसा है कि देखिए, एक और 2 ऑर्गेनाइजेशंस जो है क्रिस्टोफर ब्लेंडन मिशन के साथ मिलकर काम कर रही हैं। एक UDIF है, वो साउथ इंडिया की स्टेट्स को और महाराष्ट्र और गोवा के स्टेट्स को देखती है और वो उनके हिस्से में है। और बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं नॉर्थ में, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में और इवन ये गुजरात, ये सब हमारे जिम्मेदारी है। इनको हमने सबको उसमें जोड़ा हुआ है, तो वो भी लेंगे, उनको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो उनके थ्रू उनका काम होगा जी। तो ये तो देखो, फंडिंग एजेंसी की जो मैंडेट होती है उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो कोल साहब ने हमें ये डाउट लिसनर्स का क्लियर किया है कि ये हर स्टेट में है, लेकिन जो CBM है उन्होंने 2 मेन ऑर्गेनाइजेशन को ये काम सौंपा है। एक साउथ और महाराष्ट्र की ओर देखते हैं, जबकि बाकी की जो तमाम स्टेट्स हैं वो AICB देखती है। तो हम कोल सर अब सीधे सवालों पर आते हैं। और सबसे पहला सवाल, AICB का जब गठन हुआ तो बेसिकली जो आइडियोलॉजी थी वो फीमेल इंपावरमेंट को बहुत ध्यान में रखा गया था, लेकिन आज की डेट में कुछ लोग मानते हैं कि फीमेल को लेके जो कुछ कार्यक्रम है, जो ट्रेनिंग्स है, वो बंद हो गई हैं, जब प्रॉपरली उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस पर क्या कहेंगे आप? यह बिल्कुल गलत बात है। पहली बात तो यह है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गठन ही इस बात पर नहीं हुआ कि सिर्फ फीमेल के लिए काम करना है, बल्कि जो लेफ्ट आउट ग्रुप्स हैं, जैसे रूरल एरियाज में ब्लाइंड काम कर रहे हैं, ब्लाइंड रहते हैं, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, उनकी तरफ इस वक्त भी गवर्नमेंट की तरफ से भी और NGO की तरफ से भी बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। और इसी तरह से बूढ़े लोग हैं, इनकी तरफ भी बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। और वीमेन तो खैर है ही है। तो हम ऐसे लोगों की, हमारा जो गठन हुआ था ऑर्गेनाइजेशन का, 2 मुख्य उद्देश्य थे। एक तो ये कि जो जिन ग्रुप्स की तरफ पूरा ध्यान दूसरे लोग नहीं दे पा रहे, एक तो हम वो करें। दूसरे, ऐसे प्रोग्राम जो या तो अगर चल भी रहे हैं तो ढंग से नहीं चल रहे हैं, या जो बिल्कुल नए तरीके से प्रोग्राम होने चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वो हम चलाएं। ये हमारा उद्देश्य मुख्य था जब हमने गठन किया था। उन दोनों उद्देश्यों पर हम आज तक चल रहे हैं। और ये कहना बिल्कुल गलत है कि वीमेन के कोई प्रोग्राम बंद किए गए। कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं है जो बंद। देखिए, आप स्कॉलरशिप की स्कीम देखिए, वो हम ब्लाइंड वीमेन के लिए कर रहे हैं। हॉस्टल उनके लिए फ्री हॉस्टल, सबसे बेहतरीन हॉस्टल जो दिल्ली में अगर है कोई सिक्योर्ड, वो हमारे यहाँ है। लैपटॉप की स्कीम आपने खुद ही बता दी, वो हम उनके लिए चलाते हैं। बाकी जितने हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनको हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है। यहाँ पर भी अभी भी जो अभी भर्ती हुई है स्टेनोग्राफी और
इसमें कंप्यूटर एडवांस कंप्यूटर ट्रेनिंग में, उसमें भी 50% से ज्यादा ही फीमेल कैंडिडेट्स हैं, कम नहीं है। तो ये किसने बताया आपको कि फीमेल की तरफ कम ध्यान दे रहे हैं? और फीमेल के लिए 5-5 मैगजीन्स, देखिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चला रही है ब्रेल सिस्टम में वीमेन रिलेटेड इश्यूज पर 5-5 मैगजीन्स गुजराती में, मराठी में, तमिल में, कन्नड़ में, हिंदी में चलाई जा रही हैं। तो कौन कह सकता है कि, मैं तो कहता हूँ पुरुषों के साथ हम जरूर कुछ भेदभाव कर रहे हैं, महिलाओं के साथ तो कतई नहीं हो रहा। जी बिल्कुल। और अगले सवाल पे आता हूं, और ये भी बता दूं लिसनर्स को कि श्री कौल जी को ग्रेजुएशन में संस्कृत में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। इनको गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये ग्रेजुएशन में संस्कृत को लेके, ये बहुत कम लोग जानते हैं। कौल सर, अगला सवाल, जैसे हॉस्टल पे हम बात कर रहे हैं, तो बकायदा मुझे जो स्टूडेंट्स पढ़ के गए हैं उनसे मेरा, जो एआईसीबी के हॉस्टल में थी लड़कियां, तो कुछ लड़कियों से मेरी बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि हॉस्टल में मोबाइल अलाउड नहीं है, और जब हॉस्टल की फैसिलिटी दी जाती है तो एक पेपर पर उनसे साइन लिए जाते हैं, उनको अकेले कॉलेज जाना होता है, कोई अकेले, ये एक शर्त होती है कि आपको अकेले कॉलेज में जाना है ताकि आपकी मोबिलिटी, आप इंडिपेंडेंट रहें, लेकिन उनको मोबाइल अलाउड नहीं होता, उनसे साइन करवाए जाते हैं। अगर कोई मिस हैपनिंग होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो कौल सर, हमारा सीधा सवाल है कि अगर रास्ते में कोई दुर्घटना होती है और उनके पास मोबाइल भी नहीं रहता, तो इस सूरत हाल में तो दुर्घटना के चांसेस थोड़े और ज्यादा नहीं बढ़ जाते? जी, मुझे लगता है ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है और कुछ नहीं है, क्योंकि आज भी ये 2 साल पहले जरूर था कि हम मोबाइल अलाउ नहीं करते थे, लेकिन तब भी सभी रखती थी। बाद में हमने ये बंद ही कर दिया। मोबाइल अब सबके पास है, आप बिना बताए किसी दिन भी हॉस्टल में आ जाइए, आपको हर एक के पास एक नहीं 2-2 मिलते हैं। तो जहां तक मोबाइल शुरू में हमने इसको रोका था, उस वक्त तक इतनी मोबाइल की वो बात नहीं थी, चल रही थी। रोकने का कारण ये था कि उसका मिसयूज वो लड़कियां काफी करती थी। देखिए, घर में एक लड़की को रखना और घर में एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में उनको भेजना और उनकी देखभाल रखना काफी मुश्किल होता है। यहाँ तो लगभग 55 लड़कियां हैं, और 55 लड़कियां यहाँ से जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, कहाँ नहीं जा रही, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। और मोबाइल का इस्तेमाल कहाँ कर रही हैं, क्योंकि आज तो मोबाइल टेलीफोन के थ्रू तो हमारे यहाँ कम से कम कुछ रह सकती है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन, लेकिन मोबाइल जब हर एक के पास अपने पास है तो उसको हम नहीं पता लगा सकते कि ये किसके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स हो रही है, कहाँ नहीं हो रही, क्या नहीं हो रही। लेकिन फिर भी हमने उनके इस बात को जो आप बता रहे हो उसको ध्यान में रखते हुए कि भाई हाँ उनको जरूरत हो, गो, ये कोई बहुत सही बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम पिछले 2 साल से उनके पास, सभी के पास मोबाइल्स हैं और बहुतों के पास तो 2-2। तो इस बात में अब कोई खास ये तो मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन है। जी बिल्कुल कुछ, लेकिन आपके ही एआईसीबी के कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास फोन आया था। बहरहाल ये बहुत लोग ये ढिंढोरा जो पीटते हैं, तो ये आज आपने डाउट क्लियर कर दिया है कि आज की डेट में वहां पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई 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 रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मोबाइल है उनके पास। अब देखिए, मोबाइल है उनके पास और हर एक यूज कर रहा है, ले जा रहा है, कोई किसी को कोई रोक नहीं है। जी, क्लास के टाइम में जरूर हम अलाउ नहीं करते, वो तो देखिए मेरा ख्याल है पब्लिक स्कूल्स में भी ये है, कॉलेजेस में भी होता है। नहीं, वो तो कुछ तो रिस्ट्रिक्शंस रखनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो उस पर कोई दो राय नहीं है। अगले सवाल पर आते हैं कौल सर। अगला सवाल है, बहुत जो आप भी इससे वाकिफ हैं इस सवाल से, कि बहुत सारे लोगों को आपकी जो डायलॉग्स हैं, जो आपकी जो लैंग्वेज है, उससे बहुत ज्यादा परहेज है और बहुत कंडेम करते हैं हर जगह। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना एडिटोरियल जो छापते हैं उसमें लिखते हैं कि ये रैली नहीं रैला था, या हम हैं भिखारी मोबाइल धारी। तो इस तरह की शब्दावली, बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये जो शब्दावली यूज की जाती है, तो जबकि एक तरफ कौल साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं ब्लाइंड के उत्थान के लिए, और दूसरी तरफ ऐसी लैंग्वेज, डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज करते हैं जिससे अपमानित करते हैं ये पूरी कम्युनिटी को। जी नहीं, ऐसा देखिए, हम हैं भिखारी मोबाइल धारी, जिस लेख की बात आप कर रहे हैं, देखिए
दुनिया व्यंग्य लिखती है और ये व्यंग्य है, और व्यंग्य के जरिए उन लोगों पर यह निशाना है जो ये कर रहे हैं। अगर कोई देखिए एक अच्छा भला टीचर है, कमा रहा है 50-60 हजार रुपया, और उसके बाद वो ऐसी जगहों पर जाता है जहां पर कंबल मिलता है या जहां पर कढ़ाई मिलती है या ऐसी ही कोई और चीज मिलती है, तो ये हमारे सबके लिए, तब उनको क्यों नहीं तकलीफ होती, तब आपको क्यों नहीं तकलीफ होती जब इस तरह का काम वो लोग करते हैं? क्योंकि वो हमारे सबके लिए एक धब्बा है। ठीक है, हमारी मजबूरी थी, जिस वक्त हम स्कूलों में थे उस वक्त हमें खाना खाने भी जाना पड़ता था या उनके कपड़े भी लेने पड़ते थे, लेकिन आज जब हम कमा रहे हैं, आज क्यों जा रहा है कोई ऐसा नेत्रहीन जिसको उसकी जरूरत सचमुच में नहीं है? अगर आपको विश्वास ना हो, अभी 14 तारीख आने वाली है जनवरी की, आप उस वक्त जाकर देखिए कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं ब्लाइंड लोगों की मांगने के लिए, वहां पर जहां पर वो बांटते हैं सामान को, और कई कई महीने पहले लिखवाते हैं वहां पर जाकर, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए। ये उन लोगों पर एक कटाक्ष है, उन लोगों पर एक व्यंग्य है, और ये होना ही चाहिए। इसमें भाषा का कोई प्रश्न नहीं है कि भाषा मेरी खराब है या अच्छी है, ये तो जरूर होगी ही, और मेरा लिखने का स्टाइल है वो। दूसरा, आपने किस आर्टिकल की बात की थी? रैली और रैला। एक तो आपने कहा था मोबाइलधारी है, रैली और रैला, उससे बहुत आहत हुए एनएफबी के लोग। हाँ, जब रैली और रैला, देखिए अगर आप रैली और रैला की बात करते हैं, ये रैली है या रैला, ये जो बात है, ये भी एक व्यंग्य है, लेकिन एक व्यंग्यकार जो है वो हमेशा इस तरह से अपनी बात को कहता है जो ऐसे लोगों पर चोट करे, उसका पर्पज होता है उसको, उनको चोट करने का, जो लोगों को डिस इन्फॉर्म रखते हैं, इन्फॉर्म करके नहीं रखते। यही बात उसमें कही गई है। मैंने जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की मिसाल दी है, जिसमें मेरे लेख में ये बात कही है कि वो थैला लेके सब लोग आ गए कि भाई हमें हक मिलेगा, उन्हें हक का अर्थ नहीं पता था। मैं उसको देखिए, रैली ही था, वो रैली नहीं थी, क्योंकि अगर उनको रैली में उनको अपने उद्देश्य का पता होता है वो क्यों जा रहे हैं, तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की रैली में जाने वाले थैला लेके नहीं जाते, बोरी लेके नहीं जाते हक लेने के लिए। तो ये रैला था, रैली नहीं थी जी। तो कौशल, हाँ, यही मेरा कहना है। 1969 में एक संस्था थी अखिल भारतीय नेत्रहीन संघ, जो कि महेश प्रताप जी चलाते थे, और कोल साहब ने उस संगठन को छोड़ दिया था क्योंकि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं थी, वहां पर इलेक्शन नहीं होते थे। तो कोल साहब ने फर्म स्टैंड लिया था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन में डेमोक्रेसी नहीं है तो कोल साहब ने वो संस्था छोड़ दी थी। लेकिन जब एनएफबी में आप इलेक्शन हारे तो आपने उस डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट नहीं किया, ये एनएफबी के लोग कहते हैं, बहुत जन जो वरिष्ठ लोग हैं पुराने, और फिर आपने एआईसीबी का गठन कर लिया। तो यहाँ पर ये दोहरा मापदंड, क्या अभी भी आपको डेमोक्रेसी पसंद है? अगर डेमोक्रेसी पसंद है तो जहां पर जी ऐसी बात है, ये देखिए आपका जन्म काफी बाद में हुआ है, इसलिए शायद आपको सारी बातों का पता नहीं है जी। मैंने डेमोक्रेसी की वजह से या किसी वजह से अखिल भारतीय नेत्रहीन संघ की ना तो मेरे पास कोई मेंबरशिप थी कभी। मैं जरूर जिन दिनों में मदन लाल खंडेलवाल थे उन दिनों में मैं एक आध बार वहां पर जरूर गया था, लेकिन वहां पर जब कुर्सियों से एक दूसरे को मारने लगे उठा कर, मैंने उसके बाद कसम खा ली कि उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाना। डेमोक्रेसी का या इलेक्शन ना होने का कोई सवाल नहीं है, अगर आपको किसी ने बताया है तो वो गलत इंफॉर्मेशन है। रही बात एनएफबी में इलेक्शन हारने की, ये दूसरा झूठ है। एनएफबी में मैं कभी इलेक्शन नहीं हारा, क्योंकि इलेक्शन का कोई रिजल्ट निकला ही नहीं। इलेक्शन का कोई रिजल्ट निकला ही नहीं। मैंने रिजाइन किया, और रिजाइन भी वहां से आने के बाद किया है। इलेक्शन का तो रिजल्ट निकला ही नहीं। अदरवाइज अगर रिजल्ट निकला होता तो सदन गुप्ता वैसे के वैसे कैसे रह जाते? आप मुझे बताइए, रिजल्ट तो निकला ही नहीं। वो सदन गुप्ता भी जिंदा है, आप उससे पूछ सकते हैं, रिजल्ट उसका निकला ही नहीं जी। तो ये कहना गलत है। ये बात अलग है कि हमने उसको क्यों छोड़ा। छोड़ने का कारण यह है, जब हमारे ही साथी
हमारे ही साथियों ने कानपुर में क्या किया, उन्होंने 250 डेलीगेट्स हमारे थे टोटल सन 1978 में, और 250 डेलीगेट्स की जगह पर, क्योंकि वो कानपुर के ही रहने वाले थे महाशय, और उन्होंने 350 बैच छपवा दिए जो डेलीगेट्स के बैच से, और वहां पर जानबूझ के मिसमैनेजमेंट पैदा किया, और उसकी वजह से वहां पर झगड़ा हुआ। जब 2 लोगों का इलेक्शन हुआ और उसके बाद मेरा और उसका जब इलेक्शन हुआ तो उस वक्त उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया और स्टेज पर चढ़ गए। उसके बाद ये सारा झगड़ा चल गया और हम चले गए। हमें तो मारने तक के लिए वो लोग आए थे, स्टेशन पर अपने गुंडे भेजे थे। तो भाई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में कौन रहेगा? जहां तक रही अब हमारी डेमोक्रेसी की बात, देखिए अगर आप वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन को डेमोक्रेटिक नहीं मानते हैं तो आप हमें ना माने तो हमें कोई तकलीफ नहीं। वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन का क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हर देश से पॉपुलेशन के हिसाब से डेलीगेट्स जाते हैं, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 10। हमारे देश से 10 डेलीगेट्स जाते हैं, और यही लोग ऑफिस बेयर्स का चुनाव करते हैं, यही लोग इसी तरह से जो यूनियंस होती हैं रीजनल यूनियंस, उनके यहाँ से रीजनल रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जाते हैं। ठीक वही पैटर्न हमारा है। अगर वो डेमोक्रेटिक है तो हम अनडेमोक्रेटिक कैसे हो गए? हमारा भी एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन हमारी जो है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ से 5-5 भेजती है, और 5-5 ये जो सारे जनरल बॉडी बनती है, ये जनरल बॉडी मिलकर अपने में से अपने स्टेट, पहले तो अपने रीजन से 3-3 लोगों को चुनकर भेजती है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में, और उसमें भी विमेन का हमने ध्यान रखा है कि कम से कम 1 विमेन हो। अब जो अभी अमेंडमेंट्स आ रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हमने प्रपोज की हैं हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने, उसके हिसाब से अब हर स्टेट से 2-2 रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूटिव में आएंगे, एक लेडी और एक जेंट। तो इस तरह से जितने एफिलिएटेड स्टेट्स हैं हमारे, उनमें से 2-2 लोग आएंगे। तो अब इसमें अनडेमोक्रेटिक क्या हुआ? वही जितने भी एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स 38 लोग बन जाएंगे अगर अमेंडमेंट्स पास हुई, तो वो 38 लोग अपने में से 1 प्रेसिडेंट, 4 वाइस प्रेसिडेंट, 1 जनरल सेक्रेटरी, 2 सेक्रेटरीज और चेयर विमेन कमेटी और 1 ट्रेजरर चुनेंगे। अब इसमें अनडेमोक्रेटिक क्या है? और ये बहुत अच्छी आपने बात बताई और काफी लिसनर्स का डाउट क्लियर हुआ, क्योंकि जब भी बात होती है तो एनएफबी की ओर से दावा किया जाता है कि आप चुनाव हारे थे, लेकिन आज आपने जो रियलिटी बताई है तो काफी लोगों को इसका क्लियर हो गया होगा डाउट। कॉल सर आगे बढ़ते हैं, और अगला जो सवाल है कि मैंने ये रोमटा जी से भी पूछा था। रोमटा जी शो में आए थे, उन्होंने कहा मैं कभी भी कौल जी के बारे में कुछ गलत नहीं कहता हूं और ना मैं कहूंगा, वो सम्माननीय है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन से मुझे सीखने को मिलता है, और जहां वो पहल करते हैं मैं कई बार दूज करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक आर्टिकल निकाल दिया, अंदर वाला आदमी बाहर वाला आदमी। वो कहते हैं कि सबसे पहले आशु मिश्रा ने एक आर्टिकल लिखा, वो इंडिपेंडेंट है, तो उसने एआईसीबी के खिलाफ लिखा, तो कौल जी ने कह दिया ये एजेंट है एनएफबी का। तो वो कहते हैं कि मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि उनको क्यों वो मेरे खिलाफ हर टाइम मोर्चा खोले रखते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है, अंदर का आदमी बाहर का आदमी, कोई भी आदमी ये पढ़ ले ये आर्टिकल, और अगर वो ये कहे कि मैंने संतोष रुंगटा पर लिखा है या किसी और व्यक्ति पर लिखा है, ये आम बात है। जब आप ट्रेन के बाहर होते हैं, ट्रेन के डिब्बे के बाहर होते हैं, तो आप अंदर जाने की कोशिश करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं कि हमें अंदर जाने दीजिए, वो दरवाजा बंद रखने की कोशिश करते हैं ताकि एक और आदमी अंदर ना आ जाए, और जब आप अंदर चले जाते हैं तब आप यही कोशिश करते हैं। यार मुझे बड़ी हैरानी होती है, हर चीज को आप अपने ऊपर कर लेते हैं। इसका मतलब चोर की गाड़ी में तिनका, आप क्यों ले रहे हैं अपने ऊपर इसको? ये तो आम बात है। आप बताइए, आम बात नहीं है क्या ये? जी, ये आम बात नहीं है क्या? डिब्बे में यही नहीं होता? और ये जो मैंने जो आर्टिकल ये लिखा है, ये आम स्थिति है दुनिया की। आप एनएफबी और एआईसीबी को इसमें क्यों जोड़ते हैं? इसमें जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर उन्होंने जोड़ा है बहुत अच्छी बात है, उनको लगता है उन्होंने ऐसा ही किया है तो वो उनको जोड़ना चाहिए, और फिर वो मेरे बारे में अगर कोई आर्टिकल लिखते हैं, लिखते रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लिखें, मैं जो कुछ हूं मैं वही हूं।
मैं किसी के कहने से कुछ नहीं होता। अगर वो उनके एजेंट कहते हैं, मैं उनको फिर अभी एजेंट ही कहूंगा, क्योंकि उनकी पत्रिका में छप रहा है वो। अगर मेरी पत्रिका में कुछ छप रहा है, आप उसको कह रहे हो कि ये इसने किया है, तो मैं ये भी कहने को तैयार हूं कि वो उनके एजेंट है। क्यों एजेंट है? तो भाई वो अगर इस तरह की बात कर सकते हैं कि कौल ने पुरस्कार बटोरे हैं, बताइए कौन सा पुरस्कार मैंने बटारा, किससे भीख मांगी मैंने, बताइए। ये देखिए, ये कम से कम शालीनता, लिखते वक्त उनको भी शालीनता का ध्यान रखना चाहिए जिनकी पत्रिका में छप रहा है। अगर वो इस तरह के यूज करते हैं शब्दों को, तो निश्चित रूप से उनको सुनने को भी बिल्कुल वैसा ही मिलेगा, और वो मिला उनको सुनने को। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। और जैसा मैंने बिगनिंग में बताया, बहुत सारे लोगों के कॉल मुझे आते हैं जो AICB से पढ़े हैं और आज एम्प्लॉयड हैं। सर, एकेडमिक्स के बारे में भी कुछ लोगों का मानना है कि जो एकेडमिक्स के विरुद्ध है आप चाहते हैं जो MA या PhD MPhil में जा रहा है, आप चाहते हैं कि ग्रेजुएशन करने के बाद शॉर्ट हैंड की ट्रेनिंग कर ली जाए या कंप्यूटर की ट्रेनिंग करने के बाद वो जॉब लग जाए। तो एकेडमिक्स के ऊपर आपका क्या व्यू पॉइंट है? एकेडमिक्स को आप क्या देखते हैं, स्टडी को? एकेडमिक देखिए, अगर योग्य है और वहां जा रहा है तो मुझे क्या तकलीफ होगी, मेरी जगह तो वो ले नहीं रहा। लेकिन देखिए, आज जिन लोगों की स्थिति है, अब किसी ने MA कर लिया और MA के बाद फिर आ रहा है वो शॉर्ट हैंड में, उसने तो अपने इतने साल खराब कर लिया ना। वो अगर BA करके ही कर लेता तो उसको फायदा था कि नहीं? एक एग्जाम्पल है कि एक कंप्यूटर ट्रेनिंग में आया, वो B.Ed भी कर लिया, उससे M.Ed भी कर लिया, उसके बाद फिर हमारे पास आ रहा है। किस लिए आ रहा है आप बताइए? उसको चाहिए था। देखिए, हमारे प्रॉब्लम क्या है हमारे समाज में, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम क्या करना चाहते हैं, हमें इस बारे में हम कुछ एक पक्का दृढ़ निश्चय करके नहीं चल रहे हैं। यही वजह है, इसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। हम कभी B.Ed करते हैं, कभी MA में चले जाते हैं, कभी M.Ed कर लेते हैं, फिर शॉर्ट हैंड में आ जाते हैं या फिर कंप्यूटर ट्रेनिंग में आ जाते हैं। कि ये टाइम खराब करने वाली बात है। मैं जब किसी को कहता हूं, देखो ना, तो मैं किसी को बुलाने जाता हूं। हम 31 तारीख को टेस्ट रखते हैं, 31 जुलाई को हर साल रखते हैं, इस साल भी रखा। बहुत लोग आए, सभी स्टेट से आए और उन्होंने टेस्ट दिया। जो उनमें काबिल निकले, अगर उसमें B.Ed या M.Ed B.Ed करने वाले लोग थे तो उनको मैंने यही सलाह दी, भाई तुम मत करो। मैंने उनको यही सलाह दी कि तुम मत करो शॉर्ट हैंड की ट्रेनिंग, क्योंकि तुमने टीचर ट्रेनिंग की हुई है, तुमने MPhil की हुई है, तुम वहां जाओ, यहां आने की जरूरत क्या है? तो मैं तो खुद ही उनको चाहता हूं कि भाई जिन्होंने जिस तरह की योग्यता प्राप्त की है, उन्हें उसी योग्यता के अनुसार अपनी जॉब के लिए प्रयास करना चाहिए। बाकी जॉब तो साइटेड को भी एकदम मिलती नहीं जी, थोड़ा धैर्य तो रखना ही पड़ेगा जी। लेकिन ये बार बार भटकना इधर से उधर, उधर से इधर, ये ठीक नहीं है। तो सर, जो एक आशु जी ने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें एक जो मुझे मेन पॉइंट समझ आता है, बाकी बातों की मैं ना अंदर जाऊं तो, कि किताबों पर उन्होंने लिखा वो मूल्य नहीं छापते हैं, किताब का प्राइस क्या है। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है? और उन्होंने बताया जी जी नहीं, पहली बात तो यह है कि हमारी सारी किताबों के प्राइसेस जो है वो आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहां मिलेंगे, ठीक है जी। अब रही बात ब्रेल किताब में क्यों नहीं छापते, उसकी वजह ये है कि देखिए, एक स्कूल वाला आया, मैंने उनको भी ये आपने जो आर्टिकल जो उन्होंने लिखा था उसका रिप्लाई भी उनको दे दिया है। उस जो हमारे पत्रिका से ही मई जून में छपा था, उसमें हमने ये रिप्लाई दिया हुआ है कि देखिए, हमारी किताबों का गवर्नमेंट का रेट है ₹1.5 पर पेज ब्रेल का, और हम गवर्नमेंट को देते हैं ₹1.15 में। स्कूलों को जो स्कूल कोई ऐसा होता है उसको ₹1 का देते हैं। 80 पैसे का आम स्कूलों और लाइब्रेरीज को देते हैं या डोनर को देते हैं, अगर कोई डोनर डोनेट करना चाहता है। और उस 80 पैसे पर भी 25% डिस्काउंट देते हैं आम ब्रांड को। अब मुझे बताओ, मैं क्या कीमत लिखूं उस पर?
आप समझा दो मुझे। वेबसाइट पर हमने डाल दिया है, उसमें हमने ये भी लिखा हुआ है कि भाई स्कूलों के लिए क्या होगी और इंडिविजुअल को हम 25% का जो है डिस्काउंट मूल्य पर देंगे। तो अब इसमें तो देखिए मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं है, वेबसाइट पर आप देख लो। अगर आज भी आपको ना मिले सारी कैटलॉग तो आप मुझे बताओ। जो ऑडियो वाली है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट भेजते हैं सबको जी। सीडी भी हमारी होती है। कौल सर, एनएफबी का एक और आरोप है कि जो ऑर्गेनाइजेशन वो उनसे दूर जाता है उसको एआईसीबी खींच लेता है, या एआईसीबी टेम्पटेशन देता है कि अपने और जोड़ लेता है। रिसेंटली मुंबई में ऐसा होने की बात आ रही है। देखो साहब जी, बात बहुत सीरियस ही है। अगर आप अपनी पत्नी को संभाल कर नहीं रख सकते तो दूसरे मर्द को क्यों जोश ले रहे हो? आपके एनएफबी महाराष्ट्र की बात जो कर रहे हो, 4 साल पहले वो आपसे छूट चुकी थी। वो आपने छुड़वाया उनको, क्योंकि आपने कह दिया कि ब्रांचेस जो होंगी वही हमारी साथ रह सकती हैं। एफिलिएट जो थे उनको ब्रांच बनना पड़ेगा, उनका रजिस्ट्रेशन खत्म होगा। वो नहीं एक्सेप्ट करते, उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया, केरला ने नहीं एक्सेप्ट किया। जो स्ट्रांगेस्ट इनके एफिलिएट थे इन दोनों ने छोड़ दिया, और छोड़ने के 4 साल बाद उन्होंने हमें अप्लाई किया। अब मुझे बताइए मैंने क्या कसूर किया? अगर उनको लिया तो 4 साल तक वो मना लेते ना उनको। अगर वो संभाल नहीं सकते तो मेरा क्या कसूर है इसमें? यही बात केरला की है। केरला ने भी 2008-9 में जब इन्होंने ये लाया अमेंडमेंट, उसके बाद उन्होंने भी मना कर दिया। क्योंकि देखिए सवाल ये है कि जिनकी इतनी प्रॉपर्टीज है, जिनके इतने प्रोजेक्ट्स हैं, वो अपने आप को खत्म कैसे कर दें, इनके हाथ में कैसे सौंप देंगे? वो इनकी, मैं समझता हूं एनएफबी की वो बहुत बड़ी भूल थी। उनको नहीं करना चाहिए था ये। क्योंकि देखिए हमारी जैसी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमारा तो मेन मकसद ही यही होना चाहिए कि हमारा नाम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके डिफरेंट स्टेट्स में फैले, न कि उनकी प्रॉपर्टी पर हमारी नजर हो जी। तो झगड़ा इसी बात का था कि उनकी प्रॉपर्टी पर नजर हो गई, तो इस वजह से उनकी वो दोनों चीजें छूट गई। तो अब छूट गई, 4-4 साल बाद उन्होंने अप्लाई किया। मुझे बताओ मैंने क्या कसूर किया? अगर अप्लाई किया, हमारी एग्जीक्यूटिव ने उनको एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं कॉल वहां पर कहां पर आ गया बताइए। तो बेसिकली आप मतलब स्ट्राइक जो होती है, आपका उस पर क्या व्यू पॉइंट है, और बेसिकली आप एनएफबी के लिए क्यों बोलते हैं? क्या मतलब आपका कॉन्सेप्ट है? आप चाहते हैं कि स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए? एनएफबी के साथ हम बिल्कुल, क्या एनएफबी के, क्या आप स्ट्राइक मानते हैं कि स्ट्राइक इज अ राइट वे टू लीड? क्या स्ट्राइक होनी चाहिए, आंदोलन? क्योंकि आंदोलन से माना जाता है कि कोल साहब को आंदोलन पसंद नहीं है, और हर बार भी जब बात आती है तो जी अगेन मुझे ये कहना पड़ेगा कि आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पहला हिंदुस्तान का जो आंदोलन हुआ जी, 2 दिन पूरे नेशनल लेवल का, 200 आदमी उस जमाने में, आजकल लोगों से 200 आदमी नहीं जुटते। उस जमाने में 1972 की बात है ये जी। तब हमने 200 आदमी यहाँ पर इकट्ठा किया, राष्ट्रपति भवन में ले जाकर। वहां पर कितना जबरदस्त बवाल मचा। बोट क्लब पर होता था उन दिनों में, जो आज जंतर मंतर है, तब बोट क्लब होता था। बोट क्लब में जाकर 2 दिन तक वो रहे वहां पर भूख हड़ताल पे, और उसकी कितनी पब्लिसिटी हुई। और वो पहला आंदोलन हिंदुस्तान का था जी, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद फिर जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने, कि मुझे अच्छी तरह अब याद नहीं है, गुजरना था कहीं से 3 मूर्ति के तरफ से, वहां पर हमारे 10 लोग, उस वक्त हमारे 10 लोग, हाँ, मैंने राजीव गांधी तो पैदा ही नहीं हुआ था, ये तो उसी वक्त की बात है। बीबी गिरी जी के भी साथ था एक आपका, तो जो भी थे वो कोई आने वाले थे, और वहां पर हमारे जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लोग थे, अपने सर्टिफिकेट गले में डाल के और बूट पॉलिश करने के लिए बैठ गए, और उनको जेल ले गए। हमारे ही आदमी थे जी। और अब कौन कहता है हम स्ट्राइक के अगेंस्ट? हम स्ट्राइक के अगेंस्ट नहीं है।
लेकिन उसका इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए। हमारा और कोई कहना नहीं है इसके बारे में। स्ट्राइक हमने भी की है, स्ट्राइक हम कभी भी उसके विरोध में नहीं है। स्ट्राइक अभी तमिलनाडु में हमारे एफिलिएट ने की है, हमने उनको पूरे सपोर्ट किया है। कॉलेज ग्रेजुएट्स एंड उनका शायद आपने इंटरव्यू भी किया था, मुझे याद है जी, CSG का जी। तो उनको हमने पूरा सपोर्ट भी किया है, पैसा भी दिया है। अगर हम इसके अगेंस्ट होते तो हम क्यों करते हैं? तो आपको बेसिकली प्रॉब्लम है जो स्ट्राइक होती है वो ढंग के कारणों के लिए होनी चाहिए, और उसमें स्ट्राइक का इस्तेमाल बहुत आराम से होना चाहिए, नंबर 1। और स्ट्राइक जो है वो पूरी वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि हम किस लिए कर रहे हैं। वो रैला ना बन जाए, वो सचमुच में रैली हो, वो सारे वेल इन्फॉर्म्ड हो। ऐसा नहीं कि मेरे पास फोन आए, हाँ जी हमें तो बताया गया है कि आप तुम्हारी नौकरी चली जाएगी अगर तुम्हारा ये जो ऑर्डिनेंस आ रहा है। अब ये नहीं होना चाहिए। सही इंफॉर्मेशन दो और उनको जितने लोग आपके साथ जुड़ते हैं उनको जोड़ो। हम इसके खिलाफ कभी नहीं है, ना कभी होंगे। और एक और इंटरव्यू में रोंगटा सर ने कहा था कि हम तो अपने जो बैरियर हैं उनको हम बिल्कुल खर्चा देते हैं। अब ऐसा है कि हमारा जो ब्रेड बटर है वो तो चलता है सुप्रीम कोर्ट से, तो हम सारा टाइम तो नहीं दे पाते NFB को। सैटरडे को ऑन होता ऑफिस, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप कोलसर की ओर इशारा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, वो भी इसमें इंक्लूड है कि उनका ब्रेड और बटर सिर्फ AICB है, वो उनका कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है या प्राइवेट बिजनेस नहीं है। मैं बस यही रोकूंगा आपको। पहली बात तो मैं ना ब्रेड खाता ना मैं बटर खाता, समझ गए आप? ना मेरे पास ब्रेड के खाने की ताकत है। मैं एक टाइम खाना खाता हूँ शाम को घर में आकर। मैं AICB से या हमारा कोई ऑफिस बेरर और AICB से पैसे लेता नहीं है, इसलिए कमाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं अपने बस के पैसे भी अपनी जेब से देता हूँ, शाम को वापस भी बस से ही आता हूँ। मेरे लिए यह कहना, अगर कोई कहता है वो अपने साथ अन्याय करता है। ब्रेड बटर हम खाते नहीं, हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि हम ब्रेड बटर खा सके। हम तो भाई एक टाइम खाना खाते हैं, सुबह 6 बजे नाश्ता करते हैं सीधा सा, और रात को जाके खाना खाते हैं। बस इतना ही हमारा है, क्योंकि हम रिटायर्ड आदमी हैं और हमारा मानना यही है कि हम अब एक टाइम ही खा सके। हमारा कोई ब्रेड बटर का कोई प्रश्न नहीं उठता। जो खाते हैं उनसे पूछिए जी। कौल साहब ये वो ब्रेड बटर उनकी वो जाने, वो उनको पता होगा जी। कौल साहब ये बताएं कि आप इतना काम करते हैं और अभी भी आप प्राइवेट बस से जाते हैं, प्राइवेट बस पे आते हैं, आप हैदराबाद तक जाते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हवाई जहाज का सफर करती हैं, आप आज भी ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में आते हैं, किसी तरह का कोई इंजॉयमेंट नहीं, मतलब आप प्रिविलेजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये आज के लाइफ में ऐसी एग्जांपल बहुत रेयर होती है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर होती है। तो इसके पीछे में एक्चुअली व्यू पॉइंट क्या है आपका? क्यों आप जाने को तो आप भी हवाई जहाज में जा सकते हैं। व्यू पॉइंट सिर्फ एक ही है दानिश साहब, और कोई व्यू पॉइंट नहीं। मैंने कोई दिखावा नहीं करना है, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, और आप उसको देखें। मैंने अभी अगर आपने अभी का आर्टिकल मेरा पढ़ा है जो मई जून का, जिसमें मैंने कहा है कि मेरी एनजीओ से अपेक्षाएं। जी एनजीओ कैसा होना चाहिए जी, मैंने अगर आपने उसको पढ़ा है तो आपको ये बात पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखिए, हमें कुछ न कुछ, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए। हमें जो हमारे पास जो पैसा आया है उसका हमें रक्षक होना चाहिए, उसका भक्षक नहीं होना चाहिए। ये हमारा जो पैसा दानी ने हमें नहीं दिया है। दानी ने जो पैसा दिया है वो उसने वेलफेयर के काम के लिए दिया है। अगर मैं अपने ऊपर लगाऊं, जहाजों पर लगाऊं या और तरीके से खर्च करूं तो मेरे को कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन मैं सेल्फ कंट्रोल क्यों नहीं कर सकता, और दूसरे लोगों को भी सेल्फ कंट्रोल क्यों नहीं करना चाहिए? ब्रेड बटर कौन खाता है कौन नहीं खाता, देखिए सब जानते हैं, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है ब्रेड बटर किसको चाहिए और किसको नहीं चाहिए, और कौन कहां से खाता है, मुझे क्या जरूरत है उसके बताने की। मैं अपने बारे में इतना कह सकता हूं कि मैं एक एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं इस तरह से, यही कोई दिखावे के लिए नहीं,
सिर्फ इसलिए कि हो सकता है ये आप कर सकते हैं, अगर आप में ये इच्छा शक्ति हो कि भाई संस्था को ईमानदारी से चलाना है। चल रही है ना, 300 रुपए से शुरू की थी, चल रही है ना, आज करोड़ों में है। क्यों है भाई? ईमानदारी से काम करवाया जा रहा है, किया जा रहा है, सब लोग मिलकर कर रहे हैं तो चल रहा है ना। कोई कह दे, आज जो हमारे दुश्मन भी है, कोई दुश्मन अगर है तो वो भी ये कहता है कि हाँ भाई वहां ईमानदारी है। exactly. आज विदेशियों की संस्थाएं क्यों हमें प्रोजेक्ट देती है और उनको क्यों नहीं दे देती हैं? वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन ने अगर अपना एडवोकेसी का प्रोजेक्ट एडमिनिस्टर करवाना था, 4 साल से हमारे पीछे क्यों लगे हुए? क्यों हमें दिया उन्होंने प्रोजेक्ट? एग्जैक्टली जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कौल साहब की आपके तमाम फॉलोअर हैं और जो जिनके साथ आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो भी एटलीस्ट चाहे वो देशों में है विदेशों में है, एक बात सब जोर शोर से कहते हैं कि कौल साहब हो सकते हैं कि उनकी जो बोलने का स्टाइल है वो डिफरेंट हो, लेकिन उनसे ज्यादा ईमानदार व्यक्ति पूरे देश में हमने आज तक नहीं देखा। लेकिन हर जगह कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। जी कौल साहब, एक और सवाल है और ये सवाल बताइए। जी सवाल ये है कौल साहब कि कहा जाता है कि कौल साहब की नजर में अगर कोई आदमी एक बार अच्छी दृष्टि से आ जाता है तो कौल साहब उसे हीरो बना देते हैं, और अगर वही कुछ आदमी उनके बारे में कुछ कहते हैं तो कौल साहब सोचते नहीं है तभी उसको जीरो बना देते हैं। एग्जाम्पल तौर पे मैं बात करता हूं मधु सिंघल मैम की। एक टाइम पे एआईसीबी के आपने उनको अच्छी डेजिग्नेशन पे रखा, फिर आपने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की और डायरेक्ट निकलवा दिया न्यूज़पेपर में और ऐलान कर दिया कि नाउ शी इज नॉट अ पार्ट ऑफ एआईसीबी। देखो वैसे मैं मधु सिंघल देखो हमारी अच्छी दोस्त है, हम उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब आपने बात उठाई है तो मैं आपसे बात कर लूं। वो उसको जीरो और हीरो बनाने की बात नहीं। देखिए वो जिस ट्रस्ट में काम करती हैं, मित्र ज्योति ट्रस्ट बहुत बढ़िया काम कर रहा है जी। जिस वक्त वो हमारे साथ आई उस वक्त वो शुरुआत में ही था, हमने उनको प्रोजेक्ट भी दिया सारा। वो वीमेन कमेटी में भी शायद थी वो, और WBO में भी हमने उनको शायद लिया था, मुझे अच्छी तरह अब याद नहीं है। लेकिन जब तक जहां तक आपका ख्याल है कि जीरो और हीरो बनाने का, हमने उनको कहीं किसी प्रोग्राम में मतलब विदेश में भेजा था, और विदेश में भेजने के बाद इन्होंने क्या किया कि वो अलग से ही बिना हमें बताए एक बड़ा सा प्रोजेक्ट अपनी मित्र ज्योति की तरफ से भेज दिया। कई तो वो हमारी रिप्रेजेंटेटिव बनकर थी, लेकिन उन्होंने प्रोजेक्ट वहां पर सबमिट कर दिया जो हमारे जानने वाले थे, जो हमारी ही फंडिंग एजेंसी थी। तो देखो मेरे ख्याल से इतना तो आप भी समझते होंगे कि अगर आप भी मेरी जगह पर होते हो तो आप क्या करते? हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वफादारी रहनी चाहिए, तभी तक आप मेरे साथ रह सकते हैं। अगर आपकी वफादारी मेरे साथ नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं है, तब आपका हमारा क्या संबंध? फिर बाद में ये सेम प्रीति में यही बात हुई है, लेकिन ये बड़ी पुरानी बात है। मैं मधु सिंघल से भी माफी मांगूंगा क्योंकि मुझे ये बात आपने जानबूझ के उठाई है, तो मैंने उसको जवाब देना ठीक समझा, क्योंकि ताकि मेरे पर यह आरोप बेहद बेकार का बना ना रहे जी। और फिर और किसी का नाम हो तो बताइए जी। उसके बाद सेम किस्सा हुआ प्रीति मोंगा जी के साथ? कुछ नहीं हुआ प्रीति मोंगा के साथ, कुछ नहीं हुआ। प्रीति मोंगा से आज भी आप पूछ सकते हैं। प्रीति मोंगा जब हमने सेक्रेटरी बनाई और कई लोगों के विरोध के बाद मैंने बनाया उनको, मतलब रिक्वेस्ट किया सबसे कि भाई इनको हमें लेना है, और सब एक्सेप्ट कर लिया, सबने हैप्पीली एक्सेप्ट किया। और फिर उनसे मैंने पूछा कि बताइए आप कौन सा काम सबसे बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। उन्होंने CBR के काम को लेने की बात की, बहुत अच्छी बात है। हमने उनको CBR का काम सौंप दिया और दो बार मैं खुद उनके साथ गया हूं, वो गई है। 2-3 महीने उन्होंने काम किया, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया काम के नाम पर। बच्चों को और सुनिए जी, उन्होंने बताया मुझे कि मेरी फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ।
उसमें मैं कहां से दोषी हूं, ये बता दो मुझे। मैंने उनको दफ्तर में बुलाकर भी, दफ्तर में भी किसी मीटिंग में आई थी, तब भी मैंने उनसे ये बात कही कि देखिए आप बताइए कोई हमारी तरफ से गलती हो। सर नहीं, मेरी फैमिली की बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम चल रही है, अभी इस वक्त मैं कोई काम और टेकअप कर नहीं पा रही हूँ, समझ गया। और कोई हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम उनके साथ नहीं। लेकिन पॉइंट ये है कि वो ये कहना था कि वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लेते थे और अच्छा सब कुछ चल रहा था और लड़कियां उनको बहुत पसंद कर रहे थे और सीख रहे थे, लेकिन जब लगा कि अब कहीं प्रीति आगे ना बढ़ जाए तो कहा कि हमारी लड़कियां सीखना नहीं चाहती। ऐसा था जी? आप गलत फहमी में है। देखिए पर्सनैलिटी मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे ज्यादा नहीं पता। इस बार भी आई थी। अरे भाई साहब, इस बार भी आई थी वो। इस बार भी जो हमारा इंटेंसिव ट्रेनिंग कोर्स हुआ है उसमें वो 2 बार आई है लेक्चर देने के लिए। एक दिन पूरा वर्कशॉप किया है, दूसरे दिन। आपको कौन ये गलत गलत बातें बताता है, मैं बड़ा हैरान हूँ। आपको सही इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए। अभी ये मई जून की बात है, ये दूर की बात नहीं है। मई जून में वो आई हैं, 2 बार आई हैं। एक बार उन्होंने इंडिपेंडेंटली लेक्चर दिया, दूसरी बार मंजुला और वो दोनों ने मिलके वो वर्कशॉप की है पूरे दिन की, लड़कियों के साथ ही। हमने तो कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास नहीं रखी और उनको हटाया नहीं। कहाँ से हटाया? ये तो इस साल भी आई है, हर साल आती हैं वो, हमारी हर साल मदद करती हैं जी। ये तो बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है जी। तो कौल साहब ये बताएं कि आपने ग्रेजुएशन के बाद जब संस्कृत में आपको गोल्ड मेडल मिला तो क्या आपके जहन में उस समय कोई प्लान था कि संस्कृत को प्रमोट किया जाए? तो मतलब अब संस्कृत के बारे में नहीं, मेरा कोई ऐसा कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरा कोई प्लान संस्कृत को प्रमोट करने का या कोई ऐसी बात नहीं थी। मैं तो एमए करने के लिए जरूर जम्मू यूनिवर्सिटी में गया था और बहुत आराम से मुझे एडमिशन मिल गया था। वो कोई समस्या नहीं थी। वो तो सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए कि हमारे जो हेडमास्टर मदन लाल खंडेलवाल थे, उन्होंने यहाँ काम शुरू कर लिया। तो वहाँ उस जमाने में बेरोजगारी की आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितनी थी। तो हमने सोचा चलो नौकरी मिल रही है, चलो। तो बाकी ये संस्कृत को प्रमोट करने का मेरा कोई विचार नहीं था। संस्कृत मैंने ऑनर्स लिया था, वो बाई चांस ही था, अच्छे प्रोफेसर मिल गए थे, ले लिया था जी। हो गया, बढ़िया हो गया। थोड़ा सा ये बताएं कि आज आप जो देख रहे हैं यंगस्टर में ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ने में, तो क्या आपका व्यू पॉइंट है यंगस्टर को लेके, ऑर्गेनाइजेशन को जो दिन ब दिन ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ रही हैं, तो क्या ये हमारी कम्युनिटी के लिए फायदेमंद है या फिर रक्कस क्रिएट हो रही है? देखिए यंग लोग अगर आते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में तो उसको कौन कह सकता है कि अच्छा नहीं है, क्योंकि देखिए हम लोग तो अब जानने वाले लोगों में हैं और नए ब्लड को हर ऑर्गेनाइजेशन में आना ही चाहिए और वो तो अच्छा आ रहे हैं। उनके विचार में आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं यंगस्टर? आपको लगता है कि यंगस्टर रुचि ले रहे हैं? नहीं, आ रहे हैं, क्यों नहीं रहे। हमने देखिए अभी जो अपना भी नोटिफिकेशन भेजा है सारे एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन को, उनको भी यही रिक्वेस्ट की है कि भाई यूथ और वीमेन को जरूर आप बढ़ावा दें और उनको रिप्रेजेंटेशन दें। हर एक को लिखा है। हम तो खुद भी कोशिश कर रहे हैं और अपने लेवल पर भी जो कुछ हम कर सकते हैं वो भी हम अपने जो अगर हम कुछ लोगों को कॉप्ट कर सकते हैं वो भी ट्राई करते हैं। वीमेन और यूथ के लिए हम जरूर कोशिश करते हैं। को साहब आरपीडी बिल के ऊपर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि कोई भी लेजिस्लेशन कंप्लीट नहीं होती है, तो आपको लगता है कि क्या अब सही टाइम है, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स उसमें है आरपीडी बिल में, आपको क्या लगता है हमें थोड़ा सा रिफॉर्म्स की ओर वेट करना चाहिए या इसको पास कर लेना चाहिए? नहीं, देखिए ये बिल जो है अब इस वक्त करने का तो कुछ है नहीं। अब तो जो है पास होने का तो अभी सेशन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगले सेशन में भी हो जाए, क्योंकि जो हालात आप देख रहे हैं देश के पार्लियामेंट के, तो वो उसमें तो कभी सवाल ही नहीं पैदा होता अभी इस वक्त पास होगा, लगता नहीं। क्योंकि जिस तरह का स्टेल मेल है यहाँ पर, वो लगता नहीं कि कोई एमपी इस मूड में है कि कुछ करे। तो वाकई इस वक्त अब जबकि अब पार्लियामेंट में है, अब तो सिर्फ एक ही तरीका है कि जो कुछ कहना हो अपने अपने एरियाज के एमपीज को आप
लिख कर दीजिए, पढ़ उनको समझा दीजिए कि वो यही बोले, क्योंकि देखो उन लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है इन चीजों की। वो तो यही कहेंगे भाई जो तुम चाहते हो वो बता दो, लिख कर दे दो सीधे शब्दों में। वो आप अगर दे सकते हैं, अलग अलग एरियाज के लोग दे सकते हैं, तो उसमें अगर कुछ करवा सके अमेंडमेंट तो बात अलग है। ताकि अब मेरा ख्याल है ऑर्गेनाइजेशंस का वक्त बीत चुका है और अब नहीं हो सकता ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल पर। और वाकई अगर आप करते रहेंगे तो इसका कोई एंड है नहीं। एक कहेगा ये होना चाहिए, दूसरा कहेगा ये नहीं होना चाहिए, तो ये फिर इसी स्टिल मिल में पड़ा रहेगा, चलेगा नहीं। कौन सा मीडिया आजकल लगता है आपको, मीडिया थोड़ी आप लोग एक 35 40 साल से काम कर रहे हैं और आज कुछ नेता आते हैं और जैसे रिसेंटली यूपी में कुछ देर पहले कि विकलांग लोग तो सोसाइटी पर बोझ हैं, तो उनके सोशल वेलफेयर मिनिस्टर ने कहा। तो ये स्टेटमेंट्स क्या जो आप लोग ब्लाइंड के या फिर डिसेबल के उत्थान के लिए इतना काम कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट्स को कैसे लेना चाहिए? इन्हें इग्नोर करना चाहिए या इसकी और कुछ स्टेप लेने चाहिए? कैसे देखते हैं और मीडिया का क्या रोल देखते हैं आज की डेट में आप? जी मैंने जरूर, वैसे तो मीडिया खुद ही इस चीज को, जो आपने कही बात, ये गोवा की बात कर रहे हो ना? जी मैं गोवा की बात कर रहे हैं आप? यूपी की है? यूपी उत्तर प्रदेश यूपी की, यूपी में जहाँ लाठीचार्ज हुआ था, लाठीचार्ज जहाँ हुआ था, हाँ जी लाठीचार्ज हुआ था, उसकी बात कर रहे हैं। और गोवा में भी इसी तरह की बात हुई थी और गोवा में भी काफी मीडिया ने इसको उठाया। बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं उठाना चाहिए ये कौन कह सकता है? जरूर उठाना चाहिए। देखिए आपने हमें प्रोटेस्ट तो करना ही चाहिए, बाकी उनको मीडिया ही काफी खींच लेता है, मीडिया भी काफी खींचता है, लेकिन हम चुप रहे हैं ये नहीं मैं कहता। जरूर उठाना चाहिए, क्यों नहीं उठाना चाहिए? जब हमारे साथ कोई ज्यादती होती है या हमारे खिलाफ कोई ऐसा कमेंट होता है तो जरूर उठना चाहिए, क्यों नहीं। जी एक लास्ट सवाल और फिर आपका मैसेज हम लिसनर्स के लिए। आपने तमाम सवालों को आज क्लियर कर दिया, बहुत ही बेबाकी के साथ आपने हर सब्जेक्ट, कोई भी ऐसा सवाल आपने नहीं कहा कि ये मत पूछिए या फिर इस सवाल पर आपने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। तो हमें बेहद खुशी है कि हमारे सीनियर आते हैं और मैं यहाँ लिसनर्स को बता दूं कि मुझे बाकायदा फॉरेन से कॉल आते हैं, पाकिस्तान से, इंग्लैंड से, और वो अप्रिशिएट करते हैं, इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं कि कितनी पारदर्शिता है आपके एनजीओज वालों में कि वो सामने आते हैं और बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में हालांकि सिचुएशन ऐसी नहीं है, लेकिन इंडिया में हम तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहे हैं उनको सल्यूट करते हैं, एटलीस्ट वो सामने आते हैं और अपने व्यू पॉइंट को रखते हैं। तो कौल साहब सिर्फ एक लास्ट छोटा सा सवाल है कि आशु जी ने कहा कि एआईसीबी में कुछ सालों पहले अगर आप स्लेट लेने जाते हैं तो आपको बिल काट के जो दिया जाता है उसमें लिख दिया जाता है कंट्रीब्यूशन, ये नहीं लिखा जाता कि आपको पैसे क्या लिखा जाता है? हेलो हेलो हेलो, क्या लिखा जाता है? कंट्रीब्यूशन लिखा जाता है कि ये कंट्रीब्यूशन। जी मेरा चैलेंज है आपके रेडियो से भी, वो हेलो, मेरा आपको चैलेंज है कि उस आदमी को कहो कि वो ऐसी कोई रसीद मुझे दिखा दे, और अगर नहीं दिखाता तो वो आपके रेडियो से माफी मांगे सारे श्रोताओं से। बिल्कुल, हम बिल्कुल उनसे बात करेंगे और बिल्कुल हम माफी के लिए कहेंगे। हम क्यों लिखेंगे जब हमारा अलग अकाउंट है उसका, हमें क्या जरूरत है? हमको फ्री में ले रहे हैं क्या? हम जो देखो भाई साहब, हम अगर एक छड़ी 145 रुपए में खरीद रहे हैं, उसको हम 105 में ब्लाइंड को बेचते हैं। यार कमाल की बात है, भलाई का तो कोई जमाना है ही नहीं, इनके लिए तो वही ठीक है जो इनसे दुगने दाम लेते हैं। हमारा तो सिस्टम ही दूसरा है। ये ब्रेल इक्विपमेंट बैंक चलाया ही हमने इसीलिए था कि सब्सिडाइज रेट पर हम देंगे, और किसी के डोनेशन से नहीं चलता ये किसी के डोनेशन से नहीं चलता, इसके लिए कोई डोनेशन नहीं आ रही है। कोई भी आके अकाउंट देख सकता है। मैं तो इस चैलेंज के साथ आशु को भी कह चुका हूं कि वो आके देखे ना, और अपना भी दिखाए जहां की तरफ से वो बोलता है। जी हमारे तो 20 साल के अकाउंट्स आप ले लो जी। आपका तमाम डेटा वेबसाइट पे भी अपलोडेड है, मैं लिसनर्स को बता दूं, सारा कुछ है। और आप कुछ भी 20 साल की आप हमारे यहाँ से ऑडिटेड स्टेटमेंट ले जाओ, जाके चेक करके मुझे बता दे वो कहाँ कंट्रीब्यूशन लिखा है, वो रसीद दिखाए जिसमें कंट्रीब्यूशन लिखा है। और डेली यहाँ पर रोज आते हैं कम से कम 10-15 लोग तो खरीदने आते ही है ना, उनमें से किसी को भेजे वो जासूस बना के, अगर कंट्रीब्यूशन लिखा हो तो
किसी ने कंट्रीब्यूशन में लिखने की क्या जरूरत है, ये बताओ ना मुझे। जब एक हेड है, वो ब्रेल इक्विपमेंट बैंक एक हेड है, उसमें एक परचेज है जो हम माल खरीदते हैं, एक सेल है, जो सेल हो गई वो सेल हो गई, वो उसमें हमें डालने में डर लग रहा है क्या? मुझे बताओ ना, मुझे किसने छिपाना है उसको? जी कौन ये साहब तो सारा मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है हमारे खिलाफ, आज से नहीं है, लोग बहुत दिनों से। और मुझे बेहद खुशी है कि और उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं की जो मिसकंसेप्शन है वो कंसेप्शन में तब्दील हो गई होंगी और उन्हें काफी सारे डाउट्स उनके क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि एक मीडिया का मंच रहता है जहां आप आते हैं और अपनी बात को रखते हैं और लिसनर्स को उस लॉजिक पर छोड़ देते हैं कि वो खुद समझे कि किसका लॉजिक कितना तगड़ा है और उस बात को जाने। कोयल साहब आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले आप लिसनर्स के लिए एक मैसेज दे दीजिए, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं जनरेशन से और आज की डेट में ब्लाइंड लोगों की सिचुएशन आज से पहले दशक से किस तरह से आपको लगती है? देखिए क्या मैसेज दे, हम तो हमारा तो कहना यही है कि हर चीज को हमारे दृष्टिबाधित साथी अच्छी तरह से तोलें, समझें और उसके बाद उसके बारे में कोई बात करें। पहली बात तो यही है। दूसरी बात, अगर वो सचमुच चाहते हैं एनजीओज के थ्रू कुछ काम करना, तो उनको एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपने जो ताकत है, अपनी जो शक्ति है, अपना जो समय है वो देना चाहिए। हर चीज को पैसे में नहीं तोलना चाहिए। थोड़ा समय हफ्ते में 2 दिन डालें, कुछ भी करें, डालें जरूर, और वो समय फ्री में दें लोगों को, तभी ये हो सकेगा। नहीं तो सभी लोग पैसा चाहेंगे इसके बदले में, उसके बदले में, तो वो संभव नहीं होगा। देखिए आपने शुरू में मुझसे एक सवाल यही पूछा था, क्यों कर रहे हो? हम यही इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी जनरेशन जो है, आगे की जनरेशन, ये कम से कम सीख सके कि भाई अगर ये कर सकता है, ये बूढ़ा आदमी 70 साल का आदमी आ जा सकता है, इस तरह से अकेला आता है जाता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो ये उनके लिए प्रेरणा की बात हो सकती है अगर वो समझें। नहीं तो बातें चलता है बातें। दूसरा मेरा मैसेज उनके लिए ये है, जो भी वो कुछ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसमें सचमुच में उनको अपनी योग्यता बढ़ानी चाहिए और योग्यता के बिना बहुत मुश्किल है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं कर इस माध्यम से अब कहना नहीं चाहता कुछ, लेकिन योग्यता के मामले में हमें साइटेड का मुकाबला नहीं करना चाहिए कि भाई हाँ उनकी भी तो ऐसी हालत है। नहीं, क्योंकि हम ये रेडी नहीं चला सकते, हम दूध थैला नहीं उठा सकते, हमें तो कुछ गिनी चुनी जॉब्स मिलती हैं, उसके लायक अपने आप को बनाना चाहिए और तभी हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो फिर मुश्किल है। कोल साहब एआईसीवी के अगर इस दशक में, लास्ट डेकेड में 5 सबसे बड़ी अचीवमेंट हमें देखनी हो, लिसनर्स को बतानी हो, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ी 5 अचीवमेंट्स क्या रहेंगी? जाते जाते आप बता दीजिए। वीमेन एम्पावरमेंट जी, आज आप किसी भी दफ्तर में देखें, आपको हमारी लड़कियां मिलेंगी काम करती हुई। दूसरा, रूरल रिहेबिलिटेशन, गांव में जिनमें कोई नहीं पहुंचता था उनमें हम पहुंच रहे हैं, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन देकर अपने पैरों पर खड़ा कर रहे हैं, वो आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। ब्रेल का जो प्रमोशन हमने किया है वो हिंदुस्तान की कोई ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं कर पाई है अभी तक। 12 पत्रिकाएं और डिफरेंट लैंग्वेजेस में, ये तीसरी हमारी अचीवमेंट है। चौथी, जो हमने वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम, आज कर्नाटका से, बेंगलोर से क्यों यहाँ आ रहा है आदमी? बेंगलोर में क्या कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं चल रहे हैं? कहते हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं। वहां से यहाँ क्यों आ रहा है? बम्बई से यहाँ क्यों आ रहा है? तो ये क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमने चलाए हैं, ये एक और हमारी, फिर ये ब्रेल इक्विपमेंट बैंक जिसको अब बहुत लोगों ने कॉपी भी किया है, ये भी एक अपने आप में मेरे ख्याल से एक अचीवमेंट है जिसको लोगों ने अपनाया है, अपनाने की, इवन एनआईवीएच ने अपनाने की कोशिश की। तो ये कहने को एडवोकेसी हमारा बहुत बड़ा एक स्तंभ है जिसने लोगों में अपनी पैश बिठाई है। इंडिविजुअल के केसेस को हमने टेकअप किया है। तो ये सारी चीजें हैं जो मतलब कही जा सकती हैं। हमारी थोड़ी बहुत कुछ उपलब्धियां रही हैं दृष्टिबाधित साथियों के लिए। बातें करने को तो देखो ये समुद्र है, ये तो उसमें एक बूंद के बराबर ही है। हम नहीं कोई क्लेम करते कि हमने कोई बहुत बड़ा करिश्मा कर डाला है, लेकिन थोड़ा बहुत जो कुछ हमसे हो सका है अपने साधनों को देखते हुए
उसके ये हिसाब क्रिश्मे से कम जो है भी नहीं कोल साहब, ये क्रिश्मा ही है, क्रिश्मे से कम नहीं है। जिस टाइम से आपने शुरू किया है काम करना उसमें और आज में जहां तक आपने कम्युनिटी मेंबर्स को पहुंचाया है उसमें बहुत बड़ा योगदान है और कोई भी शख्स उसको डिनाई नहीं करता, चाहे वो ना चाहे। आज आपने अपना बेशकीमती समय दिया, लिसनर से रूबरू हुए और तीखे सवालों का जवाब दिया। थैंक यू सो मच कॉल सर, आप रेडियो पर आए और अपना कीमती समय। शुक्रिया बहुत बहुत आपका भी और सभी श्रोताओं का भी। थैंक यू सर। थैंक यू।